स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, काल विभाजन और विभाजित साहित्य का नामकरण साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी समस्या है। साहित्य के नामकरण के संदर्भ में डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट दें और यह बिना देखे कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, तो किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपने द्वारा किए गए नामकरण के संदर्भ में लिखते हैं कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया गया है। जैसे वीर गाथा काल के अंदर वीर रंग की कविताएं हैं, है ना। भक्ति काल में भक्ति की कविताएं ज्यादा है, तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि किसी काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, जिस काल में जिस रचनाओं की प्रचुरता है उस काल को उसी के आधार पर माना गया है और उनका नामकरण भी उन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया है। शुक्ल जी ने नामकरण का आधार एक विशेष काल में विशेष ढंग की रचनाओं को प्रचुरता को आधार माना है। कैसे? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्राय 4 पद्धतियों का सहारा लिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युग अथवा 4 काल खंडों में किया गया है। कौन कौन से हैं वे 4 काल? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उनके अनुसरण पर नागरी प्रचारिणी सभा के इतिहास में इसी को ग्रहण किया गया है। दूसरे क्रम के अनुसार केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत है। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसे ही स्वीकार किया गया है और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया है। ठीक है, साहित्य के काल विभाजन करने की पद्धतियों के अपने अपने गुण दोष हैं, परंतु यहाँ भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही श्रेयस्कर है। मतलब सभी ने अपने अपने काल विभाजन के कुछ गुण बताए हैं तो कुछ दोष बताए हैं, परंतु सभी का मिला जुला रूप, सभी के दृष्टियों को, सभी के, या कहना चाहिए कि सभी के मतों को मिलाकर जो दृष्टिकोण निकला है वो ही दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया कि साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है। युग चेतना और साहित्य चेतना मतलब उस युग में कैसी चेतना थी, उस समय लोगों का व्यवहार कैसा था, कैसा रहन सहन था, उस समय में कौन सी रचनाएं लिखी गई, है ना, उस समय साहित्य में क्या चल रहा था, तो ये सब चीजें देखना अनिवार्य है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विद्या दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के कथ्य अर्थात संवेद्य तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों को आधार मानकर चलना होगा। साहित्य का जो भी है, साहित्य कथ्य अर्थात संवेद्य तत्व के विकास के निरूपण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी युगों को आधार मानना पड़ेगा और उसी के रूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस समन्वित पद्धति को स्वीकार कर लेने पर ही हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है या बहुत हद तक हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, जो आगे देखते हैं हम कि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण देखते हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे होती है? गार्हस्थ्य तासी से होती है, लेकिन काल विभाजन नामकरण का पहला प्रयास किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि यदि हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन की शुरुआत तो किससे हुई? गार्हस्थ्य तासी से हुई। ठीक है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में किया था। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया? 11 काल खंडों में। वे 11 कालखंड कौन कौन से हम देखते हैं। ठीक है, पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है कृष्ण संप्रदाय, 5th है मुगल दरबार, 6ठा है तुलसीदास और 7th है प्रेम काव्य और 8वां है तुलसीदास के अन्य पर्वती और 9th है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान।
ठीक है, ये तो हमने देखा किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। ठीक है, जिन्होंने 11 खंडों में विभाजित किया इसको। आगे हम देखते हैं मिश्र बंधु का काल विभाजन और उनका नामकरण। मिश्र बंधुओं ने अपने संपूर्ण साहित्य को कितने खंडों में विभाजित किया, 5 खंडों में। मिश्र बंधु के साहित्य इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत संग्रह कहा है। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास के विभाजन के लिए संवत काल को चुना है। इन्होंने किस तरह से अपना विभाजन किया है, फर्स्ट है इनका आरंभिक काल। उस आरंभिक काल को भी इन्होंने 2 खंडों में विभाजित किया है। क है पूर्व आरंभिक काल संवत 700 से 1343 और ख है उत्तर आरंभिक काल संवत 1343 से 1444 तक। ठीक है, ये तो हुआ पहला। सेकंड है इनका माध्यमिक काल, उसको भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। क है पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 तक और ख है प्रौढ़ माध्यमिक काल जिसको संवत 1561 से 1680 तक इन्होंने विभाजित किया है। ठीक है, तीसरा है अलंकृत काल, इसको भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पूर्व अलंकृत काल जो है संवत 1681 से 1790 तक और ख है उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889 तक। चौथा है इनका परिवर्तन काल जो है संवत 1890 से 1925 तक और फिफ्थ है वर्तमान काल जो है संवत 1925 से आगे तक। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये तो हमने किसका काल विभाजन देखा भी, मिश्र बंधुओं का। इसके आगे हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया, 4 भागों में। पहला है वीर गाथा काल जो संवत 1050 से 1375 तक माना जाता है और दूसरा है भक्ति काल जो संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। तीसरा है रीति काल जो संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है और चौथा है आधुनिक काल जो संवत 1900 से आगे तक यानी आज तक। ठीक है, अब इसके बारे में टिप्पणी है कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा है। इसे 2 भागों में विभक्त किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। पुनः शुक्ल जी ने काव्य खंड को अपनी पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा नाम से विभाजित किया है। शुक्ल जी ने क्या किया कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और उस गद्य काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया है, एक तो गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। फिर पुनः शुक्ल जी ने काव्य खंड को पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा नाम से विभाजित किया है और शुक्ल जी ने आधुनिक काल के 3 उत्थानों की चर्चा की है जो इस प्रकार है। प्रथम उत्थान जो संवत 1925 से 1950 तक है, द्वितीय उत्थान जो संवत 1950 से 1975 तक है और तृतीय उत्थान जो संवत 1975 से आगे तक है। ये तो हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। अब इसके आगे हम देखते हैं डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन और नामकरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य इतिहास के नामकरण में काल विभाजन का आधार संवत के स्थान पर पूरी सदी को माना है। ठीक है, इन्होंने भी 4 भागों में साहित्य का काल विभाजन किया है। फर्स्ट आदिकाल सन 1000 से 1400 ईस्वी तक, सेकंड है भक्ति काल सन 1400 से 1700 ईस्वी तक और तीसरा है रीति काल सन 1700 से 1900 तक और फोर्थ है आधुनिक काल 1900 से आगे तक। ये हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कालकरण। इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब आगे देखते हैं हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 5 भागों में नामकरण किया है। पहला है संधि काल जो संवत 700 से 1000 तक है, दूसरा है चारण काल जो संवत 1000 से 1375 तक है, तीसरा है भक्ति काल जो संवत 1375 से 1700 तक है और चौथा है रीति काल जो संवत 1700 से 1900 तक है और फिफ्थ है आधुनिक काल जो संवत 1900 से आगे तक है। ये हुआ डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। इसके आगे है श्याम सुंदर दास का काल विभाजन और नामकरण। श्याम सुंदर दास जी ने 4 भागों में किया है इनका काल विभाजन। पहला है वीर गाथा युग संवत 1050 से 1400 तक और दूसरा है भक्ति युग संवत 1400 से 1600 तक और तीसरा है रीति युग संवत 1600 से 190 तक और फोर्थ है नवीनी विकास युग संवत 1900 से आगे तक। अभी तक हमने किस किस के काल विभाजन देखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब हम देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन और नामकरण। इन्होंने प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, ठीक है,
गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन और नामकरण है। पहला है इनका प्रारंभिक काल, पहले काल को इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया है और उसको उन्मेष काल भी कहा है, जो है सन 1184 से 1350 तक। ठीक है, इसके भी इन्होंने दो भाग किए हैं कि धार्मिक राज काव्य परंपरा, जिसमें क्या आता है जैन कवियों का काव्य उल्लेख। धार्मिक राज काव्य परंपरा में आते हैं जैन कवियों के काव्य और उनके उल्लेख, और ख में आता है संत काव्य, जिसमें संत कवियों के काव्य का वर्णन आता है। सेकंड उन्होंने दिया है मध्यकाल या विकास काल। सेकंड काल को नाम दिया इन्होंने मध्यकाल और विकास काल, जिसका सन है सन 1350 से 1857 तक। ठीक है, अब इसके भी इन्होंने तीन भाग किए हैं, क पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल, जो है सन 1300 से 1500 तक, और ख मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल भी नाम दिए इन्होंने इसको, जो है सन 1500 से 1600 तक, और तीसरा है ग उत्तर मध्यकाल या उत्कर्ष काल, जो है सन 1600 से 1857 तक। ठीक है, तीसरा है आधुनिक काल, जो 1857 से आगे तक है। आधुनिक काल के विभाजन में गुप्त जी ने परंपरा का ही पालन किया है, जिसमें इन्होंने 1, 2, 3, 5 भागों में डिवाइड किया इन्होंने। जो पहला है क भारतेंद्र युग 1857 से 1900 तक, और ख द्विवेदी युग जो 1900 से 1920 तक है, और ग छायावाद युग जो 1920 से 1937 तक है, और ग प्रगतिवादी युग जो 1937 से 1945 तक है, और जो आगे है फिफ्थ अंग वो है प्रयोगवाद युग 1945 से 1965 तक। ये आप आगे बीए फाइनल में पढ़ेंगे। ये पांचों जो आधुनिक काल है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, ये किसने बांटा है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने आधुनिक काल को बांटा है 5 भागों में। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये आप एक तरह से इनको याद कर लीजिए या ध्यान से पढ़ लीजिए। ये पूछा जाता है कि गणपति गुप्त जी का काल विभाजन कब से कब तक है, या उन्होंने आधुनिक काल को कितने खंडों में बांटा, या मध्य काल को कितने खंडों में बांटा। तो ये आपको पढ़ना, रीडिंग करना जरूरी है, याद करना जरूरी है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इन सभी का काल विभाजन। अब आगे हम पढ़ते हैं राम खेलावन पांडे का काल विभाजन और नामकरण। इन्होंने 6 भागों में बांटा है। पहला है संक्रमण काल या प्रवर्तन काल 1000 से 1400 ईस्वी तक, संयोजन काल 1401 से 1600 ईस्वी तक, तीसरा है संवर्धन काल 1601 से 1800 ईस्वी तक, और फोर्थ है संचयन काल 1801 से 1900 ईस्वी तक, फिफ्थ है संबोधित काल 1901 से 1947 ईस्वी तक, और सिक्स्थ है संवरण काल 1947 से आगे तक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का काल विभाजन। इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। पहला है वीरगाथा काल जो 1000 से 1350 ईस्वी तक है, सेकंड है भक्ति काल जो 1350 से 1650 ईस्वी तक है, तीसरा है रीति काल जो 1650 से 1850 तक है, और फोर्थ है गद्य काल जो 1850 से आगे तक है। उम्मीद करती हूँ आपको काल विभाजन जो मैंने बताया है सब अलग अलग विद्वानों का, उन्होंने कितने सन से कितने सन तक उसको डिवाइड किया है, किस नाम से पुकारा है, इसकी जानकारी देने का प्रयास मैंने किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेलकम, बाय।